हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैव प्रक्रम का हम लोग आखिरी पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 6 देखेंगे। ये आखिरी पार्ट है, यानी इस पार्ट 6 के साथ ये पूरा चैप्टर, एक बड़ा सा चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। आज के इस पार्ट 6 में हम लोग कवर करेंगे एक्सक्रीशन को, उत्सर्जन को, कि मानवों में उत्सर्जन कैसे होता है और पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। यानी उत्सर्जन हमें मानव और पादप दोनों में देखने हैं। और इस पार्ट 6 के साथ ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। अब आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, देखते हैं कि एनसीईआरटी में उत्सर्जन से संबंधित क्या सब बातें कही गई है। हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है जो कि वर्ज्य गैस है, वो है ऑक्सीजन। और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड। और इनसे पादप छुटकारा पाते हैं कैसे? रंध्र के माध्यम से। अधिकांश रंध्र के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो रंध्रों के माध्यम से इन वर्ज्य गैसों से पादप छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निकलना आवश्यक है। भाई, ये वर्ज्य गैस है। इसके अलावा बॉडी में, प्लांट बॉडी में और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जिनसे ऐसे वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ, जैसे हमारे बॉडी के अंदर यूरिया वर्ज्य पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन है। और उस यूरिया को निकालने के लिए ही बोल सकते हो कि मूत्र का निर्माण होता है हमारे बॉडी में। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन किसे बोलेंगे? हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम, जिसमें कई प्रकार के जैव प्रक्रमों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया हुआ है। पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया। हम लोग आज उत्सर्जन पढ़ रहे हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है बॉडी से, उसे हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। ये वर्ज्य पदार्थ गैसें भी हो सकती है। ठीक, विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। भाई, अलग अलग जीव जो है इस उत्सर्जन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। बहुत से एक कोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत कर देते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पूरे बॉडी सरफेस से वो गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं और पूरे बॉडी सरफेस से ही वो उत्सर्जन कर सकते हैं, पूरे बॉडी सरफेस से, बाय डिफ्यूजन। जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ऊपर से जो जटिल होते हैं, उनमें भाई खास तरह के अंग होते हैं इस वाले काम को करने के लिए। विशिष्ट अंग होते हैं उत्सर्जन के लिए। हमारे बॉडी के अंदर भी है विशिष्ट अंग है भाई, पूरा उत्सर्जन तंत्र ही है, जिसमें किडनी है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, ये सब आते हैं। ठीक, तो एक कोशिकीय जीव के अंदर ये उत्सर्जन कैसे होगा? विसरण से होगा, पूरे बॉडी सरफेस से होगा। बहुकोशिकीय जीव में भाई स्पेशल ऑर्गन होते हैं इस चीज के लिए। ठीक, उत्सर्जन में क्या होता है? जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर चलते हैं, उससे जो वर्ज्य पदार्थ बनता है उसे बाहर निकालना होता है, यही उत्सर्जन कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण में जो वर्ज्य पदार्थ बनता है वो ये ऑक्सीजन है। और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड के आप यहाँ पर जल भी लिख सकते हो। ये दोनों वर्ज्य पदार्थ ही कहे जाते हैं। तो ये जल जो है अतिरिक्त जल हो जाएगा, जो कि वर्ज्य पदार्थ के रूप में ये कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मानवों में देखते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र है। एक एक लेबलिंग जो है आपको याद होनी चाहिए। हमारे अंदर 2 किडनी होती है ना। ये एक किडनी है, ये एक किडनी है। बायां वृक्क है, ये बायां वृक्क है, ये दायां वृक्क है ना। ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। 2 किडनियां होती है, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद देखो, किडनी में जो मूत्र बनता है उस मूत्र को लेकर के आती है मूत्राशय में ये मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी यूरेटर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, यूरेटर। मूत्र जो है स्टोर होता है, संचित होता है इस मूत्राशय में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं?
यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और बॉडी से मूत्र बाहर आता है इस मूत्र मार्ग से। पुरुषों के अंदर ये जो मूत्र मार्ग है वो शिश्न में होता है, लिंग में होता है, पीनस में होता है। और पुरुषों के अंदर ये जो मूत्र मार्ग होता है इसे यूरेथ्रा बोलते हैं इंग्लिश में। पुरुषों के अंदर यहां से मूत्र बाहर आता है और साथ में यहीं से वीर्य भी बाहर आता है। तो एक कॉमन रास्ता है पुरुषों के अंदर जहां से मूत्र भी बाहर आता है और वीर्य भी बाहर आता है। महिलाओं के केस में इस मूत्र मार्ग से केवल मूत्र बाहर आएगा। समझ में आया आपको? तो ये कौन कौन से पार्ट्स हो गए उत्सर्जन तंत्र के? वृक्क संख्या में कितने? 2। उसके बाद मूत्रवाहिनी संख्या में कितने? 2। मूत्राशय संख्या में कितने? 1। मूत्र मार्ग संख्या में कितने? 1। कौन जोड़े में है, कौन जोड़े में नहीं है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मूत्र का निर्माण होगा किसमें? इस किडनी में। वो मूत्र आएगा इस मूत्रवाहिनी से इस मूत्राशय में, इसमें जमा रहेगा और फिर इस मूत्र मार्ग से बॉडी के बाहर आएगा। और उस मूत्र में क्या होता है? वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन से चलते हैं और उसमें जो वर्ज्य पदार्थ बन जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। और हमारे बॉडी के अंदर खास करके जो वर्ज्य पदार्थ होता है जिसे मूत्र के रूप में बाहर निकालना होता है वो यूरिया और यूरिक एसिड होता है। यूरिया और यूरिक एसिड होता है। ये दोनों ही नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है, ठीक, हमारे बॉडी के अंदर। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क यानी कि 2 किडनियां, एक मूत्रवाहिनी नहीं 2 मूत्रवाहिनी। ये जो मूत्रवाहिनी है वो 2 है ना, एक यहां से मूत्र लेकर के आएगी और एक यहां से मूत्र लेकर के आएगी। तो ये गलत लिखा हुआ है, 2 मूत्रवाहिनी होती है। एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में ये दोनों किडनियां हैं। रीढ़ की जो हड्डी है उसके दोनों साइड है, यानी जो किडनी है वो थोड़े बैक साइड से है ना, बैक साइड से रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। इस किडनी में मूत्र बनता है, मूत्र का निर्माण होता है और जो मूत्र बनता है वो मूत्रवाहिनी से होता हुआ इस मूत्राशय में आता है तथा यहां तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता है। इसमें आकर के जमा रहता है, ठीक, और उसके बाद इस मूत्र मार्ग से निकल जाता है। मैंने आपसे कहा पुरुषों के केस में इसी मूत्र मार्ग से जो है वीर्य भी बाहर आता है। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है? आखिर मूत्र बनता ही क्यों है? मूत्र बनता ही क्यों है? तो मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थों को छान कर बाहर करना है, इसीलिए मूत्र बनता है। क्योंकि अगर वर्ज्य पदार्थ को बॉडी से नहीं छाना जाएगा, ब्लड से नहीं छाना जाएगा, तो धीरे धीरे ब्लड जो है टॉक्सिक हो जाएगा, वो जहर बन जाएगा और उसके बाद इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। हमारे बॉडी में क्या होता है कि अमोनिया बनता है, ठीक, अमोनिया हमारे ब्लड को जो है ना टॉक्सिक कर देगा। फिर इस अमोनिया को जो है लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और यूरिया के फॉर्म में जो है मूत्र के साथ यूरिया जो है ये मूत्र के साथ बाहर आता है। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। उतना पानी तो हमारे बॉडी के अंदर हम निकाल ही नहीं सकते अपने बॉडी से। यूरिया को बाहर निकालने के लिए कम पानी चाहिए होता है, इसीलिए लीवर में इस अमोनिया को जो है यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और तब जाकर के मूत्र के साथ जो है ये यूरिया बाहर आता है। तो ब्लड को फिल्टर करना ही काम है किसका? मूत्र बनने के पीछे मेन काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। हमारे ब्लड में जो वर्ज्य पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, खास करके नाइट्रोजन वाले जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसे छान करके बाहर करना। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने को नहीं चाहिए, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो वो नहीं चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे फेफड़ों में जाने के बाद जो कोशिका होती है वहां पर ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका में छोड़ दिया जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड छुटकारा तो हम लोग पा लेते हैं फेफड़ों में जाकर के, ठीक। वो
हमारे लंग्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक एसिड वृक्क में, किडनी में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर लिया गया था कहां पर, हमारे लंग्स में जाकर के, लेकिन जो ये यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, इससे ब्लड से अलग किया जाएगा किडनी में, इसीलिए किडनी हमारे लिए जरूरी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंद एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। देखो जैसे हमारे फेफड़ों में आपने देखा था कि कोशिका थी, कोशिका की भित्ति कैसी थी, बहुत पतली थी, एक कोशिकीय मोटी थी। कोशिका की भित्ति भी जो है वो बहुत पतली थी, एक कोशिकीय मोटी ही थी, ताकि आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो सके। वैसे ही किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक, जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, आधारी निस्यंद एकक है, उसमें केशिकाओं का गुच्छ होता है। कैपिलरी याद है आपको, कैपिलरी जिसकी भित्ति, जिसकी मोटाई एक कोशिकीय होती है, जिसकी दीवार कितनी मोटी है भाई, एक कोशिका की ऐसी परत बना दो उतनी मोटी है, समझे आप। तो केशिकाओं का गुच्छ होता है, जहां पर फिल्ट्रेशन का काम होता है उसमें केशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंद एकक होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं। तो इस वृक्काणु को, इस नेफ्रॉन को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्रियात्मक इकाई। वृक्क की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है। इसी नेफ्रॉन से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन बनता है, मूत्र बनता है। समझ में आया। इस नेफ्रॉन में क्या होता है, केशिकाओं का गुच्छ होता है, और केशिका की मोटाई कितनी होती है, एक कोशिकीय मोटाई होती है, ताकि आसानी से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो सके। और केशिकाओं का गुच्छ जो है कप के आकार के शेप में होता है, जिसे हम लोग बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये देखो, ये एक अपने आप में जो है कोशिका है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, यहीं से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। आपको याद रखना है ये बोमन संपुट कुछ ऐसी संरचना है ना, ऐसी संरचना है, ठीक, बोमन संपुट है। और इसमें केशिकाओं का गुच्छ होता है, एक फोर्स के साथ ब्लड आता है जिसको छनना है, इसमें केशिकाओं का गुच्छ होता है, यहां से ब्लड गुजरता है और छन करके जो है इस बोमन संपुट में, यहां पर जो है वो फिल्ट्रेट, जो पहली बार ब्लड छनता है ना, वो छन करके यहां पे आता है। तो ये बोमन संपुट आप याद रखेंगे, बोमन संपुट में ही केशिका गुच्छ होता है। केशिका, देखो यहां पर कोशिका गुच्छ लिखा हुआ है जो कि गलत है, केशिका गुच्छ होता है ना कि कोशिका गुच्छ होता है। इंग्लिश में ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और हिंदी में केशिका गुच्छ बोलते हैं, हिंदी में बोमन संपुट बोलते हैं, और इंग्लिश में जो है इसे बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, राइट। और उसके बाद देखो ये सारे ट्यूब है ना, ये सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ब्लड पहली बार फिल्टर होता है, फिर ऐसे पूरा गुजरता है, जो भी फिल्ट्रेट होता है वो ऐसे पूरा गुजरता है, तब जाकर के यहां से जब छन करके फाइनली बाहर आता है तो हम उसे मूत्र बोलते हैं। यहां पर देखो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर ना, जिस ब्लड को छानना है किडनी में आकर के, वो ब्लड यहां से एंटर मारता है। उसके बाद ये देखो केशिकाओं का गुच्छ है, जब ब्लड फिल्टर होता है पहली बार, सबसे पहली बार, तो वो जो फिल्ट्रेट होता है, निस्यंद जो होता है फिल्ट्रेट, वो यहां पर आता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड जो है केवल एक ही बार इस किडनी में आता है, ब्लड जो है घूम घूम करके बार बार किडनी में आता है, तो बार बार यहां पर फिल्ट्रेट बनता है, और एक दिन में 180 लीटर यहां पर फिल्ट्रेट बनता है। एक दिन में 180 लीटर यहां पर फिल्ट्रेट बनता है, और फाइनली यहां से मूत्र बाहर आता है, एक दिन में 1 से 2 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 180 लीटर जो यहां पर फिल्ट्रेट पहली बार इनिशियली बनता है, उसमें से अधिकांश जो है अवशोषित हो जाता है, ठीक।
उसमें से अधिकांश अवशोषित हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि 180 लीटर जो पूरा फिल्ट्रेट बनता है पूरे 24 घंटा में, उसमें से 178 लीटर जो है 179 लीटर जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना, क्योंकि मूत्र तो 102 लीटर ही बनता है। तो जब यहां पर इनिशियली फिल्ट्रेट आता है ना ब्लड से छन करके, तो बहुत सारी काम की चीजें जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है वो सारे भी छन जाते हैं, वो सारे भी छन जाते हैं, जो नहीं छनने चाहिए वो भी छन जाते हैं। तो भाई जो नहीं छनने चाहिए वो भी छन कर इसमें आ जाते हैं, तो उन सारे को वापस से अवशोषित कर दिया जाता है। जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट यहां से गुजरते हैं ना, जो भी काम की चीजें होती है वो सब एब्जॉर्ब हो जाती है, वो सब एब्जॉर्ब हो जाती है। और फाइनली यहां से अगर मान लो पूरे दिन का ही हम जोड़ लेते हैं तो 180 लीटर जो फिल्ट्रेट यहां पर बना, जब वो 180 लीटर फिल्ट्रेट यहां से ऐसे गुजरेगा तो यहां तक आते 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 178 लीटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। और बचेगा कितना, 178 179 बोल सकते हो कि लीटर एब्जॉर्ब हो जाएगा फिल्ट्रेट। 102 लीटर जो है यहां पर फिल्ट्रेट बाहर आएगा, वही हमारा यूरिन कहलाएगा। समझ में आया आपको? ये जो पार्ट देख लो, इसको हम लोग पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, इसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। और इसे हम लोग लूप ऑफ हैनली बोलते हैं, लूप ऑफ हैनली बोलते हैं, हैनली की लूप बोलते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर मुख्य रूप से पानी का अवशोषण होता है। नेफ्रॉन के बारे में कहा जा रहा है, नेफ्रॉन जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ। देखो प्रारंभिक निस्यंद में, इनिशियल फिल्ट्रेट में इसकी बात की जा रही है, यहां पर इसकी बात की जा रही है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। मैंने आपसे वही कहा कि यहां पर जब ब्लड पहली बार छनता है तो बहुत सारी काम की चीजें भी जो है छन करके आ जाती है। यहां से गुजरते गुजरते ये पूरा क्या है, ट्यूब है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये पूरा नेफ्रॉन आपको दिखाएगा, ये पूरा नेफ्रॉन है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट जो है ऐसे इस ट्यूब से गुजरते हैं भाई, वैसे वैसे जो काम की चीजें हैं एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक। और उस एब्जॉर्प्शन को कहा जाता है चयनित, उस अवशोषण को कहा जाता है चयनित पुनर्अवशोषण, ठीक है, चयनित पुनर्अवशोषण, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चयनित पुनर्अवशोषण को सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वापस से अवशोषित कर लिया जाता है। फिल्टर होकर के आ गया हुआ था, छन करके आ गया था, वापस से उसको अवशोषित कर लिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि मूत्र के निर्माण में ये चयनित पुनर्अवशोषण किस किस का होता है, तो आप याद रखेंगे ग्लूकोज का हो जाता है, अमीनो एसिड का हो जाता है और लवण का हो जाता है। वाटर का भी जो है एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि वाटर भी हमारे बॉडी में चाहिए। जल की मात्रा, पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितने विलय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। जल की मात्रा, पुनर्अवशोषण शरीर में, जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। अब देखो ये जो जल है, इस जल को कितना जल निकाला जाएगा, कितना जल को एब्जॉर्ब किया जाएगा, डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना जल है और बॉडी में कितना वर्ज्य पदार्थ है। तो कितने पानी का अवशोषण होगा डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना एक्स्ट्रा वाटर है और कितना वर्ज्य पदार्थ है जो उत्सर्जित करना है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने पानी को अवशोषित किया जाएगा। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। तो प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। तो ये वृक्क है, ये मूत्राशय है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम ये मूत्रवाहिनी करती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उससे बाहर ना कर दे।
मूत्राशय में जो मूत्र है वो भंडारित रहेगा जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उससे बाहर ना कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। अब होता यह है ना कि मूत्राशय में मूत्र जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। जब मूत्र एक लिमिट से ज्यादा भर जाता है मूत्राशय में, तब एक सिग्नल जो है मूत्राशय की पेशी से जाता है हमारे नर्वस सिस्टम को। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को जाता है मूत्राशय के पेशी से एक सिग्नल। फिर वहां से रिप्लाई आता है कि अब मूत्र को उत्सर्जित करना है। तब जाकर के आपको फील आती है कि यार अब हमें जो यूरिन है वो पास आउट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तंत्रिका नियंत्रण नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। बच्चों के केस में जैसे से हम बड़े होते हैं तब जो है हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के केस में क्या होता है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन के जैसा होता है कि जैसे ही मूत्र जो है एक लिमिट से ऊपर क्रॉस किया, वैसे ही एक सिग्नल जो है मूत्राशय की पेशी से एक सिग्नल जो है नर्वस सिस्टम को जाता है। फिर वहां से रिप्लाई आता है कि भाई अब यूरिन को पास आउट करना है। तो बच्चों के केस में जो है यूरिन अपने आप निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा कंट्रोल हम लोग जो है इसमें कर लेते हैं। यानी बच्चों के केस में ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है, हमारे केस में जो है ये एक ऐच्छिक क्रिया हो जाती है। ठीक, लेकिन जो आपको फीलिंग्स आती है कि हाँ अब हमें मूत्र को जो है निकालना पड़ेगा, वो सिग्नल जो है वो यहीं से आता है। पहले मूत्राशय की पेशी से नर्वस सिस्टम को, फिर नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है मूत्राशय की पेशी को कि अब जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है, संकुचित होना है। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मूत्राशय होगा, संकुचित होगा, वैसे आपको फील आएगा कि भाई अब मूत्र को निकालना पड़ेगा। अब हमें आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ना है, अपोहन के बारे में पढ़ना है। ठीक, अपोहन के बारे में पढ़ना है। अपोहन को हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं, है ना। डायलिसिस भी बोल दो, हीमोडायलिसिस भी बोल दो। आर्टिफिशियल किडनी, नकली किडनी। अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां काम करना बंद कर दे, ब्लड का फिल्ट्रेशन उस किडनी के द्वारा नहीं किया जाता है, वैसे केस में ब्लड को फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है। ये और कुछ नहीं, मशीन है। यानी ये जो मशीन होती है वो ये वही काम करती है जो हमारे बॉडी में किडनियां करती हैं। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। भाई एक वाइटल ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए किडनी तो चाहिए ही, क्योंकि किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड में जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना। अगर ये किडनी फेल हो जाती है तो धीरे धीरे ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। कई कारक जैसे संक्रमण है, आघात है या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ठीक, जो किडनी की एक्टिविटी है, किडनी की कार्य करने की क्षमता है, वो कई कारणों से जो है वो कम हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, चोट लग सकती है, ठीक है, या फिर किडनी में ब्लड ही कम जा रहा हो। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट टॉक्सिक वेस्ट को संचित करता है। राइट, अगर किडनी सही से ठीक तरीके से काम अगर नहीं कर रही है तो हमारे ब्लड में जो है टॉक्सिक जो वेस्ट होंगे वो धीरे धीरे स्टोर होते रहेंगे, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, इंसान मर भी सकता है। वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में, किडनी के फेल होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है ना, आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जाता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से, है ना, एक आर्टिफिशियल किडनी जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनीकरण वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यानी ऐसे अपशिष्ट जिसमें नाइट्रोजन है, खास करके यूरिया ही हमारे बॉडी में जो है, यूरिया और यूरिक एसिड दोनों आप ध्यान में रखो। सबसे ज्यादा यूरिया जो हमारे बॉडी में बनते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में। तो एक आर्टिफिशियल किडनी जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन यानी कि डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो एक क्या है कि स्ट्रैटेजी है आर्टिफिशियल किडनी की मदद से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालने का है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आर्टिफिशियल किडनी के मदद से ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य
आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। अर्धपारगम्य का मतलब समझ रहे हो ना भाई? अर्धपारगम्य का मतलब गिने चुने पदार्थों को ही वो अपने से होकर के क्रॉस होने देंगे, हर पदार्थ को अपने से होकर के क्रॉस नहीं करने देंगे। तो ये पूरा मशीन के अंदर का सीन दिखाया गया है, ये मशीन के अंदर का सीन दिखाया गया, कुछ ऐसा होता है देखो, ठीक है। इस प्रकार से ट्यूब्स जो है होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ट्यूब्स होते हैं, राइट। इसमें ब्लड होता है और ये जो ट्यूब है ये अर्धपारगम्य झिल्ली वाली है, ठीक है। और ये पूरा ट्यूब किसमें होता है? विलियन में होता है। इससे ब्लड फ्लो होगा, इससे ब्लड फ्लो होगा। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो अस्तर आप देख रहे हो, लाइनिंग देख रहे हो, ये अर्धपारगम्य है, यानी ब्लड से कुछ कुछ चीजें जो है बाहर आ सकती है इस लाइनिंग के थ्रू। और इस पूरे में जो है विलियन भरा जाता है। भाई कौन सा विलियन भरा जाता है? देखो, जो ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन है वही वाला विलियन भरा जाता है, वही वाला विलियन भरा जाता है, ठीक। ये नलिकाएं अपोहन द्रव डायलाइजिंग फ्लूइड, हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे डायलाइजिंग फ्लूइड, से भरी टंकी में लगी होती है, राइट। पूरा मैंने एक टंकी बनाया और जिसमें ये अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त ये मैंने नली बना दिया, ऐसे कुछ, बस ऐसे छोटा सा मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपको। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। कहा जा रहा है कि जो हम इस टंकी में अपोहन द्रव डालते हैं उसका जो कंपोजिशन है, रुधिर दाब का मतलब यहाँ पर समझो आप कंपोजिशन के जैसे ही समझो कि जो ब्लड में है कंपोजिशन है, या फिर ब्लड प्लाज्मा में जो कुछ भी है, क्योंकि नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा में ही होते हैं घुले हुए। जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है कुछ वैसा ही कंपोजिशन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, इस लिक्विड में मिलेगा, इस अपोहन द्रव में मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा? ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं मिलेगा। देखो, ब्लड में नाइट्रोजनी अपशिष्ट है जिसे बाहर निकालना है। ये वाला जो द्रव है, जो अपोहन द्रव है, इसमें वो सब कुछ है जो ब्लड में है, ब्लड प्लाज्मा में है। नहीं है तो क्या? ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ब्लड में ये जो मान लो कि यूरिया की बात हम कर रहे हैं, है ना, यूरिया की बात कर रहे हैं। ब्लड में यूरिया की सांद्रता अधिक है, ब्लड में यूरिया की सांद्रता अधिक है, और इसमें तो यूरिया है ही नहीं। ये जो द्रव है, ये जो अपोहन द्रव है, ये जो अपोहन द्रव है, इसमें तो यूरिया है ही नहीं, और इसमें क्या है कि यूरिया है। तो यूरिया की सांद्रता ब्लड में, यानी कि इस नली में ज्यादा है, और इसमें तो यूरिया है ही नहीं। तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, है ना, डिफ्यूजन होगा। यूरिया अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा। तो जैसे जैसे ब्लड जो है, जैसे जैसे ब्लड इस नली में ऐसे 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 गुजरता है, जो यूरिया है इस अर्धपारगम्य झिल्ली से जो है यूरिया बाहर निकलता जाएगा। तो यूरिया जो है वो धीरे धीरे इस विलियन में, अपोहन द्रव में चला आएगा, और ब्लड से यूरिया निकलता चला जाएगा। फिर ब्लड जो है बिना यूरिया वाला हो जाएगा, फिर उसको बॉडी में भेज दिया जाएगा। तो यहां पर देखो दिखाया गया है कि ब्लड को निकाला जाता है धमनी से, धमनी से निकालने के बाद जो है, धमनी से निकालने के बाद ये जो आर्टिफिशियल किडनी है उससे गुजारा जाता है। यहां से एक फ्रेश विलियन भेजा जा रहा है, एक ताजा विलियन भेजा जा रहा है, ताजा अपोहन द्रव भेजा जा रहा है, जिसका कंपोजिशन वही है जो प्लाज्मा का है, बस नहीं है तो क्या? इसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ नहीं है। अब इस ट्यूब से जो है गुजारा जाता है, ब्लड को गुजारा जाता है, तो यूरिया जो है डिफ्यूजन से इस अपोहन द्रव में चला आता है। अब जो अपोहन द्रव है उसमें क्या है? यूरिया भी आ गया, तो उसको साइड से यहां पर निकाल लिया जाता है। और जो ब्लड फिल्टर अब हो चुका है जिसमें यूरिया नहीं है, उसे शीरा के माध्यम से बॉडी में भेजा जाता है। तो जो ब्लड निकाला जाता है धमनी से निकाला जाता है, और जब भेजा जाता है तो वेन में भेजा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ब्लड निकाला गया धमनी से और भेजा गया शीरा में, और डिफ्यूजन के जरिए जो है ये यूरिया जो है इस अपोहन द्रव में चला आता है। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं, है ना, इन नलिकाओं से प्रवाहित करवाते हैं, राइट। ये थोड़ा सा पिक्चर गलत बन गया है, ऐसे
नलिका होना चाहिए था, ऐसे इस प्रकार से। ठीक, मोटा मोटी आप समझ गए हैं कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ। नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विस्तरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। अपोहन द्रव जो यहाँ से भेजा गया उसमें आ जाते हैं डिफ्यूजन के जरिए, क्योंकि उसमें तो यूरिया था ही नहीं, यूरिया की सांद्रता उसमें 0, जबकि ब्लड में यूरिया की सांद्रता उच्च थी। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है, शिरा में पंपित किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, वेन में। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं है। जो काम जो नेचर ने हमें किडनी दिया हुआ है, वो जो किडनी करती है वही काम ये मशीन भी करती है, लेकिन क्या नहीं होता है भाई, पुनर्अवशोषण नहीं होता है, पुनर्अवशोषण नहीं होता है। हम लोगों ने क्या देखा था कि फिल्ट्रेट जब यहाँ पर बनता है तो इस ट्यूब से गुजरने के बाद जो भी काम की चीजें होती है वो सब के सब रीएब्जॉर्ब हो जाती है, पुनः अवशोषित हो जाती है। लेकिन इस वाले में क्या होगा, ये जो वर्ज्य पदार्थ है बाहर तो निकलेगा, लेकिन पुनर्अवशोषण वाला काम यहाँ पर नहीं होता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं है, केवल यूरिया बाहर निकला, ब्लड से ब्लड निकाला, यूरिया बाहर निकला, है ना, या फिर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकला और ब्लड को भेज दिया गया। रीएब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है, बता चुका हूं मैं आपको। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 से 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंद जो है वृक्क नलिकाओं में पुनर्अवशोषित हो जाती है। यहां पर अब अंगदान की बात की जा रही है, ऑर्गन डोनेशन की बात की जा रही है। अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा हो। भली बात है, आप अंगदान का मतलब समझते हैं। यह दान दाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जा सकता है। भाई जो डोनेट करना चाहता है ऑर्गन, उसका कंसेंट चाहिए, उसके फैमिली का कंसेंट चाहिए, उसके बाद ही होता है। अंग और उतक दान में दान दाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता है। अंग और उतक दान में दान दाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता है। मतलब जो ऑर्गन डोनेट करने जा रहा है, ना तो उसका एज मैटर करता है और ना ही उसका सेक्स मैटर करता है। वो 20 साल का है या 30 साल का है या 40 साल का है, वो मेल है या फीमेल है, ये मैटर नहीं करता है। कोई भी ऑर्गन जो है डोनेट कर सकता है। प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमार या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। ग्राही मतलब जो ऑर्गन लेना चाहेगा, जो एक्सेप्ट करेगा। एक तो होता है जैसे मान लो कि मैं ऑर्गन देने वाला हूं तो मैं डोनर हो गया, आप लेने वाले तो आप क्या हो गए, रेसिपिएंट हो गए, ग्राही हो गए। तो ग्राही के अंग खराब अथवा बीमार या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंग खराब हो गया, चोट लग गया, किसी बीमारी के कारण खराब हो गया, तो फिर जो है अंग लेने की आवश्यकता पड़ती है, अंग के ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो मेरी किडनी खराब होगी तो अब मुझे किडनी चाहिए, ठीक है, तो मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अंगदान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सर्जिकली क्या है कि अगर मैं डोनर हूं तो सर्जिकली, जैसे मान लो मुझे किडनी डोनेट करना है तो सर्जिकली मेरे बॉडी से किडनी को निकाला जाएगा और जो रेसिपिएंट है उसके बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। सामान्य प्रत्यारोपण में सबसे कॉमन कौन कौन से ऑर्गन है जो डोनेट किए जाते हैं उसकी बात की जा रही है। इसमें है कॉर्निया, है ना। नेत्रदान आपने सुना होगा, तो नेत्रदान का मतलब पूरा आंख निकाल कर देना नहीं होता है। जो सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है, एकदम से ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, केवल उसी का दान किया जाता है, ठीक है। पूरे आंख का दान नहीं किया जाता है, केवल कॉर्निया का दान किया जाता है। कॉर्निया के कारण अगर अंधापन है तो ही वापस से रोशनी आ सकती है कॉर्निया के मदद से। किसी और कारणवश कॉर्निया को छोड़ दो तो किसी और कारणवश अगर मान लो कि कोई इंसान अंधा है तो उसकी आंखों में वापस से रोशनी नहीं आ सकती है। कॉर्निया अगर खराब है तो कॉर्निया का डोनेशन होता है। गुर्दे यानी कि किडनी, दिल, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, लंग्स, है ना, आंत, अस्थि मज्जा, बोन मैरो शामिल है। तो सामान्य प्रत्यारोपण में ये सारे है ना, कॉर्निया है, किडनी है, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और बोन मैरो। अधिकांशतः
अंगदान व ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं। अब इन सारे ऑर्गन का जो है डोनेशन होता है, लेकिन इसमें से अधिकांश ऑर्गन का डोनेशन तब होता है जब डोनर डेड कर जाता है। ठीक, जब देने वाला जो है वो मर जाता है तो उसके ठीक बाद जो है, ठीक बाद उस ऑर्गन को निकाल करके जब डॉक्टर जो है किसी व्यक्ति को जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को डेड घोषित कर देते हैं तो उसके मरने के ठीक बाद जो है उस ऑर्गन को निकाल करके किसी दूसरे पेशेंट के बॉडी में लगाया जाता है। ठीक, अधिकांश के केस में यही चीज होता है कि डोनर जब डेड करता है ना, उसके बाद उस ऑर्गन को निकाल करके किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो डोनर जिंदा रहते हुए भी डोनेट कर सकता है। जैसे मेरे पास 2 किडनी है तो एक किडनी में किसी को डोनेट कर देता हूं तो उससे मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दे यानी कि किडनी है, लीवर का कुछ भाग है, पूरा लीवर तो निकाल कर नहीं देगा कोई ना, लंग्स इत्यादि और ऊतकों का दान दाता के जीवन पर होने पर भी किया जा सकता है। तो कुछ ऑर्गन जैसे ये सारे जो ऑर्गन है, पूरा का पूरा लीवर नहीं, लीवर का कुछ भाग, ठीक है, फेफड़े भी हमारे पास 2 है तो 1 दिया जा सकता है, और किडनी 2 है तो 1 दिया जा सकता है। इससे इंसान जिंदा रहेगा। लेकिन मान लो कोई बोले कि भाई अपना हार्ट ही दे दो, तो हार्ट देने वाला तो मर जाएगा ना। हार्ट डोनेट करने के बाद जो डोनर है वो जिंदा थोड़ी रहेगा, वो तो मर जाएगा। ठीक, अगर पूरा का पूरा लीवर ही दे दें तो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, हम जानते हैं। तो लीवर का कुछ भाग दिया जा सकता है। तो इस पूरे में आपको क्या समझना है कि भाई डोनर का एज मैटर नहीं करता है, सेक्स मैटर नहीं करता है। ठीक, ये सारे ऑर्गन जो है डोनेट किए जा सकते हैं। ज्यादातर ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं डोनर के मरने के बाद, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गन हैं जिसे डोनेट किया जा सकता है जिंदा रहते हुए भी। राइट, और अंगदान जो है एक उदार कार्य है। हम लोगों ने मानवों में उत्सर्जन को देख लिया है, अब हम लोग पादपों में उत्सर्जन को देखते हैं। बस एक ही यही स्लाइड है पादपों के लिए। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं प्लांट एक्सक्रीशन के लिए। अगर हम एनिमल से कंपेयर करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। भाई फोटोसिंथेसिस होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, लेकिन बिन बुलाए मेहमान की तरह ये ऑक्सीजन आ जाते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे लिए तो काम की चीज है ना। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो जो बाहर आती है उसी को तो हम सांस में लेते हैं, तो हमारे लिए तो काम की चीज है। लेकिन प्लांट के लिए बोल सकते हो कि ये क्या है, एक अपशिष्ट है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दिन के समय कैसा व्यवहार करते हैं, रात के समय कैसा व्यवहार करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, है ना, कि दिन के समय में जो श्वसन होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है उसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में कर दिया जाता है। रात के समय फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ही मुख्य घटना होता है। वे अतिरिक्त तो आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों वर्ज्य पदार्थ होते हैं प्लांट में, जिसका निष्कासन जो है वो रंध्र के द्वारा करते हैं। अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है जड़ से, उसका 99% पानी जो है निकल जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्लांट के लिए बड़ी दुख की बात है, लेकिन यह जरूरी भी है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से वाष्पोत्सर्जन कर्षण उत्पन्न होता है, जिससे पानी ऊपर की ओर खींचा जाता है। तो जरूरी भी है, ना चाहते हुए भी ये जरूरी है। ठीक, जितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका 99% पानी जो है निकल लेता है ट्रांसपिरेशन के जरिए। तो जो पत्तियों में रंध्र होता है वहीं से अपशिष्ट ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, वहीं से अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है, और वहीं से अपशिष्ट अतिरिक्त जल भी निकलता है, अतिरिक्त जल। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, हम जानते हैं। वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। जो पत्ती अब किसी काम की नहीं है उसको वो गिरा सकते हैं, और कहा जा रहा है कि पादप अपशिष्ट उत्पाद जो है, बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। भाई रिक्तिका में बहुत काम की चीजें भी स्टोर होती है, लेकिन कुछ बहुत से जो पादप अपशिष्ट है वो जो वैक्यूल होता है कोशिका के, पादप कोशिका के अंदर, उसमें स्टोर होता है। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। मान लीजिए कोई पत्ती है जो अब प्लांट को गिरानी है, प्लांट को पत्ती गिरानी है, तो प्लांट चाहेगा कि कुछ अपशिष्ट उत्पाद जो है उस पत्ती में भेज दिया जाए,
ताकि जब वो पत्ती गिर जाएगी तो उसके साथ साथ वो अपशिष्ट उत्पाद भी चला जाएगा, गिर जाएगा। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। रेजिन तथा गोंद जो है ये पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, ये याद रखिएगा। रेजिन और गोंद ये दोनों अपशिष्ट हैं जो पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ये सब जो है आप अच्छे से रट लो, बहुत सवाल यहां से पूछे गए हैं, बहुत सवाल पूछे गए हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, उसका उत्सर्जन प्लांट जो है रंध्र के द्वारा करते हैं। जो अतिरिक्त जल होता है उसका उत्सर्जन जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा करते हैं। प्लांट जो है कुछ अपशिष्ट उत्पाद को जो है उन पत्तियों में स्टोर कर लेता है जो गिरने वाली है, तो पत्ती जब गिरती है तो अपशिष्ट उत्पाद भी निकल लेता है। बहुत सारे अपशिष्ट उत्पाद जो है वैक्यूल में स्टोर करके रखे जाते हैं। रेजिन तथा गोंद जो है वो पुराने जाइलम में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जो है प्लांट अपने आसपास के मिट्टी में कर देते हैं। ये सारे जो है आपको अच्छे से याद करके रखने हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपसे इस किताब में पूछे गए हैं। वृकाणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। भाई नेफ्रॉन की रचना जो है आपको बनानी है और उसके काम करने के तरीके को जो है आपको यहां पर बताना है। तो नेफ्रॉन यानी कि वृकाणु किडनी की क्या है, क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, बता चुका हूं मैं। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक नेफ्रॉन के मुख्य भाग देखो कौन कौन से होते हैं, मतलब प्रत्येक किडनी में जो है 10 लाख की संख्या के बराबर नेफ्रॉन होते हैं। एक नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं ये आपको दिया गया है। तो बोमन्स कैप्सूल होता है जो इस टाइप का शेप होता है, प्रारंभिक निस्यंद जो है इसी में आता है फिल्टर होकर के। ये कप की आकार की रचना है जिसमें ग्लोमेरुलस नामक केशिका गुच्छ होता है। ये बोमन्स कैप्सूल है और इसी में क्या है कि केशिका गुच्छ होता है। ग्लोमेरुलस यह धमनी द्वारा लाया गया रक्त फिल्टर करता है। ग्लोमेरुलस यह धमनी द्वारा लाया गया रक्त फिल्टर होता है। केशिका गुच्छ हम इसको बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद क्या है, ट्यूब्यूल्स होते हैं। बोमन कैप्सूल से निकलने वाली नलिकाएं 3 भागों में विभाजित हो जाती है। आप जो है इनके नाम चाहो तो याद रख सकते हो, चाहे आप नहीं याद रखो। पीसीटी, डीसीटी और हेनली की लूप होती है। क्रियाविधि देखो क्या सब है। पहले होता है फिल्ट्रेशन, है ना। रक्त का उच्च दाब के कारण बोमन कैप्सूल में निस्यंद होता है और एक निस्यंद द्रव बनता है। इनिशियल फिल्ट्रेट इसी को बोलते हैं। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो भी काम की चीजें छन करके आ गई है उसका जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, जल है आदि नलिकाओं में वापस रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। उसके बाद है सिक्रीशन। नलिकाएं कुछ अपशिष्ट जैसे यूरिया, हाइड्रोजन आयन को रक्त से निकालकर मूत्र में मिलाती है। सिक्रीशन, नलिकाएं कुछ अपशिष्टों को रक्त से निकालकर मूत्र में मिलाती है। आपसे ना पूछा जाता है कि जो मूत्र का निर्माण होता है उनमें जो चरण होता है वो कैसे कैसे होता है, तो आप ये सारे याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद सिक्रीशन होता है और उसके बाद जाकर के एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, ये 4 स्टेप्स आप याद रखेंगे। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, इसी ऑर्डर में आपको ध्यान में रखना है। पहले फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होगा, तब जाकर के सिक्रीशन होगा और तब जाकर के एक्सक्रीशन होगा, मूत्र का निर्माण होगा। ये 4 स्टेप्स आपको लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए। ठीक, पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, पुनः अवशोषण होगा, उसके बाद सिक्रीशन होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन होगा। उसके बाद है उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर लिया हुआ है, वापस से आप पढ़ सकते हो। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, तो बहुत ही सिंपल है। आप ये लाइन टेप सकते हो कि प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है ना, लेकिन 1 से 2 लीटर ही मूत्र का निर्माण होता है, क्योंकि वृक्क के नलिकाओं द्वारा जो है शेष निस्यंद जो है
पुनर्अवशोषित हो जाता है। तो इससे जो है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन जो है होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे गए हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन में, खनिज लवण के वहन में, ठीक। भोजन और अमीनो अम्ल के वहन में फ्लोएम होता है। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सपोषी पोषण जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल कच्चा पदार्थ होता है सनलाइट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। देखो पाइरुवेट टूटा है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है। तो ये काम तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये वायवीय श्वसन का एग्जाम्पल है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो वसा का पाचन हमारे बॉडी के अंदर जो है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का ही एक पार्ट होता है ड्यूडेनम। आपको नहीं पढ़ना है इस एनसीईआरटी किताब में ड्यूडेनम के बारे में। छोटी आंत केवल आप याद रखेंगे, ठीक। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। वसा के बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने के लिए बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो पहले आकर के एक्ट करते हैं, तब जाकर के उन छोटी छोटी वसा की गोलिकाओं पर आकर के लाइपेज एंजाइम जो कि अग्नाशय का होता है वो उस फैट को तोड़ देता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो वसा की बड़ी गोलिकाएं होती है उसे छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, या फिर हिंदी में पाइसीकरण बोलते हैं। भोजन के पचाने में लार की क्या भूमिका है? तो लार में उपस्थित होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज यानी कि लार में जो एमाइलेज है वो इसे टाइलिन भी कहा जाता है, जो कि एंजाइम है। ये स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। उसके बाद लार क्या करता है? यह भोजन को नम करता है, निगलने में सहायक होता है, ठीक। ये 2 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। भोजन को गीला करता है क्योंकि जो हमारा आहार नाल है वो काफी सॉफ्ट होता है, ठीक, इसीलिए भोजन को गीला करता है ताकि आसानी से वो पास हो सके। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या है? तो सपोषी पोषण में पादप सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं और सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और कच्ची सामग्री के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए। उत्पाद क्या बनते हैं? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है ये मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद है। फोटोसिंथेसिस इसी के लिए किया जाता है। और ये ऑक्सीजन क्या है? उप उत्पाद है। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है। तो बोल सकते हो कि ये एक अपने आप में अपशिष्ट पदार्थ है। अभी हम लोग देखा था पादपों के उत्सर्जन के केस में कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो बनती है वो अपशिष्ट पदार्थ कही जा सकती है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है? कंठस्थ कर लीजिए। भाई वायवीय श्वसन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अवायवीय है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। इसमें क्या होता है? पूर्ण ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 एटीपी प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर 2 एटीपी। कम ऊर्जा जो है यहाँ पर मुक्त होती है। इसमें सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और इसमें जो है एथेनॉल, लैक्टिक एसिड बन सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी कोशिका में हो रही है। हमारी पेशी कोशिका में होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है और ईस्ट के केस में एथेनॉल बनता है ना। तो ईस्ट आप याद रखेंगे और लैक्टोबैसिलस जीवाणु आप याद रखेंगे और हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में भी आप बोल सकते हो। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए, गैसों के अधिकतम आदान प्रदान के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? जो कुपिकाएं हैं वो किस प्रकार से डिजाइंड हैं गैसों के ज्यादा से ज्यादा विनिमय के लिए? कुपिकाएं गुब्बारे जैसी संरचना होती है हमारे फेफड़ों में, पतली दीवार होती है, इनमें रक्त केशिकाओं का जाल होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आए। इनका सतह क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है और गैसों का तेजी से आदान प्रदान संभव होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया रोग होता है, पहले तो आप ये याद रखना। और हम जानते हैं कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, ऑक्सीजन युक्त जो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो बॉडी के सारी कोशिकाओं के पास जाता है। तो उस रुधिर में जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड होकर के जाता है। मैंने आपसे कहा था कि 97 to 99% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऐसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है।
तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं ना कि ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो ऐसे केस में कोशिकाओं तक पहुंचने वाली जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ऊर्जा का उत्पादन कम होगा, तो इससे जो है थकान और कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, ये सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? दोहरा परिसंचरण का अर्थ क्या होता है? रक्त जो है हृदय से 2 बार गुजरता है। हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। 2 बार गुजरता है, एक बार फेफड़ों की ओर, दूसरी बार शरीर के अंगों की ओर। ठीक है, पूरे बॉडी से हार्ट में, हार्ट से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर हार्ट में, फिर बॉडी पार्ट्स में। आवश्यकता क्यों है? ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध रक्त का मिश्रण ना हो। ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध रक्त का मतलब जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है, यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर और वी ऑक्सीजनित रुधिर जो है वो मिक्स ना हो। ठीक, शरीर को शुद्ध रक्त मिल सके ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो सके। ये दोनों पॉइंट्स आप यहां पर टेप सकते हो। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम जल और खनिज का वहन करता है और ये भोजन का वहन करता है, साथ में अमीनो अम्ल आपको याद रखना है। नीचे से ऊपर की दिशा, रूट से लीफ की ओर, ये रूट से लीफ की ओर, लीफ से रूट की ओर, दोनों डायरेक्शन में कर सकता है। ठीक, जाइलम में जो ये जल और खनिज का वहन होता है वो ट्रैकिड एंड वेसल से होता है, वाहिका इन सब से होता है जो कि डेड होते हैं, है ना। और ये सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स की मदद से होते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली तो सीव ट्यूब से होता है जो कि जीवित है। फुफ्फुस में कुपिका तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई है, कुपिका है, और जो हमारी किडनी में ये जो नेफ्रॉन है, इनकी रचना और क्रियाविधि की तुलना करना है। काम क्या है भाई? कुपिका का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, जबकि नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना। ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है मेन काम है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पतली दीवार रक्त केशिकाओं से घिरी, इसमें क्या है कि बोमन्स कैप्सूल है और नलिकाएं हैं और हेनले फंदा यानी कि हेनली की लूप है। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल पूछा जाता है एग्जाम में। बोमन्स कैप्सूल, बोमन संपुट कहाँ हमें हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना है किडनी में, नेफ्रॉन का पार्ट होता है ये। तो ये लंग्स में एल्वियोलाई और ये किडनी में वृक्काणु। प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर, अवशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर। तो इस टाइप से जो है आप यहां पर तुलना कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम ये कंप्लीट होता है। आई होप पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, क्लास 10th के ही एक नए चैप्टर में। थैंक यू सो मच।